नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। घर को आग लगी घर के चिराग से, लेकिन क्या वाकई ईरान में लगी आग सिर्फ अपनों की ही? तेहरान की सड़कों पर आज जो लहू बह रहा है उसका असली नारद मुनि है 7 समंदर पार बैठा हुआ। इसी पर दो पंक्ति है कि शांति का जो ओढ़कर चोला नफरत का जहर फैलाता है वो पीस मैन नहीं सहा, वो दुनिया को मौत की नींद सुलाता है। अब ईरान की सरहदों पर जो ये बारूदी घेरा डाला है, ये समझ लो कि इंसानियत को फिर से सूली पर टांगा है। ईरान महीनों से सुलग रहा है और दावा है कि हजारों की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को तो मसीहा कहते हैं, लेकिन ईरान की सीमाओं पर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे लड़ाकू बेड़ों को तैनात करके युद्ध की घंटी बजा रहे हैं। अब यूरेनियम संवर्धन रोकने की धमकी देकर ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ईरान लोहे के चने चबाना बखूबी जानता है। ईरान आंतरिक कलह से जरूर जूझ रहा है, लेकिन उसकी मिसाइलें आज भी अमेरिका और इजराइल का सीना दहलाने का दम रखती है। ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमला हुआ तो हवा का रुख बदलते देर नहीं लगेगी, और अगर ईरान पर वार हुआ तो समंदर में ऐसी बारूदे बौछार होंगी कि अब सब कुछ खाक हो जाएगा। ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। तैयार रहिए क्योंकि चिंगारी अब सुलग चुकी है। बताएंगे आपको इस खबर की पूरी एबीसीडी। तो ईरान सुलग रहा है, तेहरान से लेकर मशहद तक सिर्फ चीखें हैं और लाशों का अंबार है। महीनों से जारी इन प्रदर्शनों ने ईरान को शमशान बनाकर रख दिया, लेकिन सवाल ये कि इस आग में घी डालने वाला नारद मुनि आखिर है कौन? कौन है वो जो शांति का राग तो आलापता है, लेकिन जिसकी नियत में सिर्फ बारूद है और तबाही है और कुछ नहीं? इसी पर दो पंक्तियां सुन लीजिए जरा। शांति का नकाब पहनकर जो युद्ध का बीज बोता है वो दुनिया को हंसाता नहीं, सिर्फ लहू में भिगोता है। ईरान की बर्बादी पर जिसका अट्टहास गूंजता है वो मसीहा नहीं, दुनिया के विनाश का रास्ता खोजता है। फरवरी 2026 में ईरान के भीतर जो हिंसा भड़की वो महज एक विद्रोह नहीं है, समझिए जरा, एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हजारों बेगुनाहों की मौत का दाग सीधे अमेरिका के दामन पर लग रहा है। ईरान हिंसा के पीछे अमेरिका का हाथ आखिर कैसे है, ये भी आपको समझना चाहिए, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आर्थिक प्रतिबंध की बात इस दौरान कही गई है। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक संकट बढ़ा, और ईरानी नेतृत्व ने यह दावा किया कि ये जो प्रतिबंध है वो आंतरिक अस्थिरता को बढ़ाते हैं। अब परमाणु समझौता और विवाद किस तरह से है? दरअसल 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे JCPOA कहा जाता है, 2018 में युवा ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से बाहर कर लिया और इसके बाद में तनाव और बढ़ता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया और सूचना युद्ध किस रूप में नजर आया? अब ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका सोशल मीडिया के जरिए विरोध प्रदर्शनों को हवा देता है, और अमेरिका हालांकि इन सभी आरोपों से इनकार करता है। इसमें कोई शक नहीं, वो ये कोई एक्सेप्ट थोड़ी करेगा कि हाँ उसने ऐसा किया। अब सैन्य तनाव और टकराव किस रूप में नजर आता है? 2020 में अमेरिका ने दरअसल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। इसमें दोनों देशों के बीच में सैन्य तनाव पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया। लेकिन एक और बड़ी वजह क्षेत्रीय राजनीति, जिस तरह से तनाव ईरान में रहा। ईरान का प्रभाव इराक पर, सीरिया और लेबनान और यमन में भी है, और अमेरिका इन सभी क्षेत्रों में ईरान के प्रभाव को चुनौती देता है, कंट्रोल करना चाहता है। और ये जो टकराव है दरअसल ये अप्रत्यक्ष संघर्षों को जन्म देता है। अब अमेरिकी रणनीतिक हित भी जरा समझ लीजिए। मध्य पूर्व में तेल सुरक्षा और इजराइल की सुरक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है, और ईरान इन हितों के खिलाफ हमेशा से खड़ा दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को तो पीस मैन कहते हैं, लेकिन उनका जो असली चेहरा है वो ईरान की सरहदों पर साफ तौर से नजर आ रहा है। उन्होंने ईरान की सीमा के पास में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया, और अब यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे समुद्री किलों को तैनात वो कर रहे हैं। ट्रंप की क्लियर कट धमकी है कि अगर यूरेनियम एनरिचमेंट 0% नहीं हुआ तो हमला तय हो जाएगा।
अब ईरान के आंतरिक प्रदर्शनों को हवा देकर अमेरिका फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है। ट्रंप ये सोचते हैं कि घेराबंदी से ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान आज एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति में जरूर है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और समझिए कि ईरान की जो मिसाइलें हैं खुर्रमशहर 4, खैबर और फतेह आज भी तेल अवीव अमेरिकी अड्डों को राख करने की ताकत रखती है और यही बात ईरान बखूबी जानता है और अमेरिका भी। ईरान की जो सैन्य तैयारी है और जो मिसाइल की ताकत है वो ऐसी है कि वो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को दहला कर रख सकता है। और अमेरिका की शर्तें भी इसी रूप में है। अमेरिका की शर्तें क्या है? वो जो बार बार ईरान पर थोपना चाहता है दबाव बनाते हुए, और ये चाहता है कि ईरान उन शर्तों को माने और वो कंट्रोल में आए। वो शर्तें क्या है आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अमेरिका की शर्तें हैं कुल 4। उसमें से पहली शर्त है यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। दूसरी बड़ी शर्त है पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाया जाए। जो तीसरी शर्त है अमेरिका की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित की जाए। चौथी शर्त क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना ईरान को बंद करना होगा, यानी कि चाहे बात हमास की हो, हिजबुल्लाह की हो, हुती की हो। अब ईरान ने अपनी नौसेना को आत्मघाती मिशन के लिए तैयार रख दिया है, यह भी बड़ा दावा किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लकवा मार सकता है। यह बात अमेरिका भी बखूबी जानता है, ईरान भी बखूबी जानता है, पूरा संसार जानता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप इतने शक्तिशाली हैं तो हमला आखिर क्यों नहीं कर रहे? अगर उन्होंने इतनी ताकत, जिस तरह से बड़ा जखीरा वहां पर खोल कर रखा है, बड़े स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं, घेराबंदी लगातार की जा रही है, आखिर क्यों वो ईरान को अपना एक वार से ही पस्त नहीं कर दे रहे? जवाब है खौफ। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर पहली गोली चली तो समंदर में बारूदी बौछार हो जाएगी। ईरान की नौसेना ने ये क्लियर कट साफ कर दिया कि वो अमेरिकी जहाजों को जल समाधि देने के लिए तैयार हैं। शायद इसीलिए ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, हमला करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और अब एक बार फिर से ट्रंप की नई धमकी सामने आ गई। अमेरिका ने दावा किया है कि भाई ईरान में तख्ता पलट तो बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म है। दरअसल इस्लामिक धार्मिक शासन को हटाने का विचार बेहद सकारात्मक है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 47 सालों से वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन ही फिलहाल सबसे अच्छा ईरान के लिए हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी और ये कहा कि अगर डील नहीं हुई तो कार्रवाई तो बिल्कुल तय है। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी हम और तैनात कर देंगे। पहले से तो यहाँ पर बड़ा जखीरा, बड़ी तैनाती की जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र ऑप्शन है और कुछ नहीं। और मिडिल ईस्ट में दूसरा विमान वाहक पोत समूह भी तैनात हो चुका है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी सीधे सीधे ईरान को दे दी है। अब ट्रंप की फिर से आई नई धमकी को लेकर 2 पंक्तियां जरूर याद आ रही हैं। वो है धमकी के शोर में छिपा वो डर पहचानते हैं हम, ईरान के हौसले की गहराई जानते हैं हम। अगर समंदर की लहरों ने बारूद उगलना शुरू किया तो तबाही का मंजर क्या होगा ये मानते हैं हम। तीसरे विश्व युद्ध की घंटी अब बज चुकी है। ईरान में जो हिंसा भड़की है, जो हिंसा मची, वो सिर्फ एक देश की जंग नहीं है, समझिए पूरी दुनिया के विनाश का ट्रेलर है। अमेरिका की ये जिद पूरी मानवता को अंधेरे में कुएं में धकेल रही है। मिडिल ईस्ट में गदर होने के आखिर क्या संकेत हैं वो भी जरा समझिए। दरअसल अलग अलग संकेत नजर आते हैं। पहला संकेत, अरब सागर यूएसएस गेराल्ड फोर्ट पहुंच रहा है। दूसरा बड़ा संकेत है B-52 बॉम्बर तुरंत हमले के लिए तैयार है। जो तीसरे हालात यहां पर बिगड़ता हुआ संकेत देता है वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जो कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला तय है। इजराइल ने 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र बना दिया और इसीलिए चौथा संकेत है। एक और संकेत, अमेरिका ने मिनटमैन 3 को भी वॉर रेडी किया हुआ है। यह भी बड़ी बात कही जा रही है। और अगर आज दुनिया के ताकतवर देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस मनमानी को नहीं रोका तो इतिहास गवाह है कि एक पीसमैन के शांति के दावों ने दुनिया को शमशान बना दिया। ईरान तबाह होगा या अमेरिका के गुरूर का अंत होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समंदर की लहरें अब लाल होने को बेताब नजर आती हैं। करेंगे चर्चा
खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरतेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत लेकिन आलोक सहाय जी से करना चाह रही हूँ। आलोक सहाय जी, अब यूएसएस, ये कहा जाए कि एक और अपना यूएस की तरफ से अपने युद्धपोत को तैनात किया जा रहा है और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अब ये जो बड़ी तैनाती है और अपने इस पूरे हिस्से को जो मजबूत किया जा रहा है, अब वो वक्त दूर नहीं जब ईरान पर बड़ा हमला होगा। सर, इसके क्या मायने हैं? देखिए नैना जी देखिए, उन्होंने जेरार्ड फोर्ड को तो वहां पर रवाना कर दिया है, लेकिन जेरार्ड फोर्ड की स्थिति अभी ये हो गई है कि उसको मेडिटेरेनियन से कैरेबियन सी में भेजा गया, कैरेबियन सी से यहाँ भेजा जा रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इनकी एक मेंटेनेंस का एक शेड्यूल होता है। 200 दिन हो जाने के बाद इनको डॉकिंग करनी पड़ती है मेंटेनेंस के लिए, जो ओवरड्यू हो चुका है, 240 दिन से ऊपर हो चुका है। उसके अलावा 4000 से 5000 वहां वायुसैनिक होते हैं जो ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं, सिस्टम्स ओवर स्ट्रेच होते हैं, एवियोनिक्स ओवर स्ट्रेच होते हैं, उसके रेगुलर मेंटेनेंस पे भी असर पड़ता है। तो वहां के जो नेवल चीफ है अमेरिका के, उन्होंने साफ साफ बताया, अभी स्टेटमेंट भी दिया था कि ये थोड़ा सा खतरनाक होगा अगर हम जेरार्ड फोर्ड को फिर अभी वहां भेज रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और कई लिमिटेशंस आ सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो आपने बोली कि संभावना कितनी है आक्रमण की, तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कल, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो पिछले साल जून जैसा फिर मैं आक्रमण करूंगा। पिछले साल जून जैसा, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पिछले साल जून में जो है वो ऑल आउट अटैक नहीं किया गया था। तो जो अभी तक जो धमकियां दी जा रही थी ऑल आउट अटैक की, अब अमेरिका शायद ये समझ गया है कि ऑल आउट अटैक उसके लिए काफी महंगा पड़ेगा, जिस तरह से ईरान की तैयारियां हैं उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स की। तो अब शायद जो आक्रमण होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा, फेजेस में होगा। पहले अमेरिका कुछ सेंटर्स पर अटैक करेगा, इनिशियल वेव थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और वो देखेगा ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है और उस ईरान के रिटेलिएशन को अमेरिका कितने सक्षम तरीके से रोक पाता है, ये भी टेस्ट कर लेगा अमेरिका उसी में। इसीलिए मुझे अब ये लगभग निश्चित लग रहा है कि ऑल आउट अटैक नहीं होगा, वेव्स में अटैक होंगे। और आक्रमण मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर ईरान नहीं मानता है, जिसकी पूरी संभावना है कि ईरान नहीं मानेगा क्योंकि उसके भी अस्तित्व का सवाल है, वो अपने मिसाइल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि आज मिसाइल्स एंड ड्रोन की बदौलत ही वो ईरान जो है वो अमेरिका जैसी विश्व शक्ति के खिलाफ डट के खड़ा है और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है इतने दिनों से। तो इस पर वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा। वो हो सकता है उसने इंडिकेशंस दिए हैं कि न्यूक्लियर जो संवर्धन जो हो रहा है न्यूक्लियर ये का, उस पर वो शायद बात करे। जी हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से अमेरिका दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है और यही दबाव अपने आप में स्थिति को और भी ज़्यादा चिंताजनक बना देता है, लेकिन जिस तरह से अभी लगातार हालात यहाँ पर नज़र आ रखे हैं शरदेंदु जी, उसमें ये कहा गया कि जो कियोस्क, अच्छा, मेरे साथ में हालांकि संजीव श्रीवास्तव जी भी मौजूद है। संजीव श्रीवास्तव जी, एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से ईरान में बड़े तनाव देखने को मिले, उस तनाव के बीच में अमेरिका की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ और यही अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, फूट डालो शासन करो की। ये रिपोर्ट अपने आप में गंभीर इसीलिए दर्शाती है कि अमेरिका अंदर खाने लगातार तख्ता पलट या कियोस्क क्रिएट करने की कोशिशें करता रहा है। देखिए नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA हो या इजराइल की मोसाद हो, वो ईरान की टेरिटरी पे एक्टिव है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके की वो साजिशें भी रच रहे हैं ताकि ये इस्लामिक रिजीम और भी अधिक कमजोर पड़े और जो वहां पर ईरान के अंदर की जो चाहे वो आर्थिक स्थितियां हो, चाहे वो सामाजिक स्थितियां हो, वो जिसमें उसमें जो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, उसको अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहता रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही रहती है कि वो किस तरीके से वहां की इस्लामिक रिजीम को बदल दें
और इस्लामिक रिजीम का जो पतन है वो करने की अमेरिका और इजराइल लगातार कोशिश करते हैं। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह भी दिया कि ये जो अगर ऐसा होता है तो ये सबसे अच्छा होगा। तो ये जो अमेरिका की मंशा तो बहुत स्पष्ट है, इजराइल भी इसी तरीके की सोच रखता है। और जाहिर है कि ये जो इसके सोच के पीछे जो ईरान की जो अमेरिका और इजराइल के प्रति जो सोच रहती है वो भी एक कारण है। और जैसा कि वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल और होलोकॉस्ट को डिनाई करना, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की धमकियां देना और इस तरीके की जो टेरर प्रॉक्सीज के माध्यम से जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमास ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को, उससे तो इजराइल की आशंकाएं बहुत बढ़ गई हैं। और अब इजराइल ने तो हमास हिजबुल्लाह हुती को तो काफी कमजोर कर ही दिया, लेकिन वो जो सारा जो आतंकवाद की जो जड़ है वो ईरान ही है। ईरान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है और सपोर्ट करता है। तो इजराइल के लिए तो ये एक अवसर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका ने इतना बड़ा एक बिल्डअप किया हुआ है और इजराइल इसका इस्तेमाल करते हुए ईरान की जो इस्लामिक रिजीम जो इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट पैदा करती है और इस तरीके की बातें करती है, उसको मिटा देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। संजीव जी, ईरान में तो अमेरिका का यह हस्तक्षेप पहले भी रहा है। ईरान की तरफ से इस तरह की कोशिशें, साजिशें पहले भी रची जा चुकी हैं, बहुत अर्ली टाइम की अगर बात करें। और लैटिन अमेरिका हो या दुनिया के अलग अलग इलाकों में अमेरिका की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रिजीम चेंज की बड़ी साजिशें या हस्तक्षेप का भी बड़ा रोल है। देखिए, मैं नैना जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये रिजीम चेंज को कराने की जो महाशक्तियों की जो प्रवृत्तियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जरा भी इसको ये अच्छे संकेत नहीं है। और इस तरीके की जो टेंडेंसी जहां कहीं जिस भी राष्ट्र में या मुख्य तौर से अमेरिका की, हाँ अमेरिका की भी है। रशिया भी रिजीम चेंज यूक्रेन में कराना चाहता था और यूक्रेन में उसने इसीलिए हमला किया ताकि जेलेंस्की की सरकार को हटा करके अपनी सरकार वहां बिठा दे। और इसी तरीके से अनेक महाशक्तियों की पहले से भी रिजीम चेंज को कराने की जो साजिशें रचती रही हैं, उसमें डिटेल में जाएंगे तो एक बड़े बड़े एग्जाम्पल सामने आएंगे। लेकिन हाँ, यह अवश्य है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है रिजीम चेंज को कराने की वो साजिशें रचता रहा है। वेनेजुएला उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है और उसके साथ अब ईरान के अंदर भी चाहता है कि रिजीम चेंज हो। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं नैना जी कि जहां तक ईरान में रिजीम चेंज को कराने की अमेरिका की जो मंसूबे हैं वो इतने आसानी से पूरे नहीं होंगे, ये बात भी स्पष्ट है। और ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान जाहिर है कि वो उसी तरीके की स्थितियां अमेरिका के लिए पैदा कर सकता है जैसा इराक में उसने किया था। देखिए, अमेरिका रिजीम चेंज को कराने की जब भी उसने कोशिशें की है तो ज्यादातर वो सफल रहता है। रिजीम तो वो चेंज करा लेता है, जैसे कि सद्दाम हुसैन को टॉपल किया और तालिबान को हटाया। लेकिन जब रिजीम चेंज कराने के लिए अमेरिका जहां पर अपने बुक्स ऑन द ग्राउंड उसने जो किए हैं, ऐसे में अमेरिका फंसा है और अमेरिका को लंबे समय तक वहां रहना पड़ा है। अमेरिका को अपने सैनिकों को गंवाना पड़ा है। इराक की अगर बात करें तो 4,400 कम से कम 4,400 सैनिकों को अमेरिका को गंवाना पड़ा था और कितने तो घायल हुए, किसी के हाथ कटे, पैर कटे, वो अलग आंकड़े हैं। उसी तरीके से अमेरिका को वहां से इराक से निकलने में लगभग 1 दशक का समय लगा। अफगानिस्तान से निकलने में 2 दशक का समय लगा। रातों रात अफगानिस्तान से भागना पड़ा सारा साजो सामान छोड़ करके। तो अमेरिका के जो रिजीम चेंज को कराने की जो उनकी मंशा में तो वो सफल हो जाते हैं, लेकिन जब वो जहां पर अपना वो दखल देते हैं वहां से निकलना किसी के लिए आसान नहीं होता। अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी आसान नहीं होता। इसी वजह से मेरा मानना है कि अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन नहीं करने जा रहा है, जैसा कि साहिर साहब ने कहा, मैं सहमत हूं। और ये अमेरिका की अगर कोई कार्रवाई होगी भी तो एक लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक्स हो सकती है या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, ड्रोन स्ट्राइक या डेल्टा फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए किसी हाई वैल्यू टारगेट को कैप्चर करना या उसको एलिमिनेट करने की कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके की कार्रवाई हमें अमेरिका कर सकता है। लेकिन जो इस तरह की जो इंटरनल रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो एक अलग तरह के संकेत जरूर यहाँ पर देते हुए नजर आती हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मुझे इस बात को जरा समझाइए, जिसका जैसे अभी संजीव जी ने भी जिक्र किया, 1953 में भी अमेरिका की तरफ से ऐसी ही बड़ी साजिश रची गई थी, खासतौर से ईरान के लिए। ऑपरेशन अजैक्स को एक तरह से उस दौरान अंजाम दिया गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि 1953 और 2026 इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है, खासतौर से पैटर्न के तौर पर भी। यहाँ पर वॉरहेड की एक बड़ी तस्वीर है, रिजीम चेंज करने के लिए इंटरनल ऐसे इश्यूज को क्रिएट करने की बात कही जा रही है, और जो बड़े कत्लेआम हुए, जो बड़े लोगों की जानें गई हैं पिछले कुछ वक्त में ईरान में, अब कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि उसके उन सभी कत्लों के जो खून के हाथ एक तरह से देखा जाए तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप के रंगे हुए हैं। देखिए, आज की डेट में अमेरिका का जो एक्शन है वो 2 पहलुओं को टच करता है।
उसने अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग को भी बंद नहीं किया। हालांकि ये इनडायरेक्ट टॉक चल रही है, जिसमें मस्कट में हुआ, अब रोम में बात होने जा रही है, लेकिन उसने इस चैनल को क्लोज नहीं किया है। दूसरा, उसने अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन को अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 दिनों से, तकरीबन महीने भर से एक बिल्डअप चल रहा है पूरी तरीके से, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो अरेबियन सी में हो, चाहे आपका कैरेबियन सी से जो यूएसएस फोर्ट को उन्होंने मूव किया है उसकी बात हो, और तमाम तरीके के जो उनके मिलिट्री बेसिस थे उसको स्ट्रॉन्ग किया है। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो आप 1977 और आज की डेट में कंपैरिजन करिए। 1977 में जब जिमी कार्टर थे वहां पे, तो अब ईरान में था क्या, शाह ऑफ ईरान का, वो अपने जनता की पल्स को समझने में नाकामयाब रहे, और अयतुल्लाह खमेनी ने पूरा सत्ता परिवर्तन करा दिया धार्मिक नेताओं ने। वहां से इंटेलिजेंस फेल हुआ। अमेरिका के उस समय पपेट थे शाह ऑफ ईरान। क्या अय्याशी का दौर था, किस तरीके से डिपेंडेंसी थी, किस तरीके से इजराइल को ईरान ने रिकॉग्नाइज किया था, एक तरीके का कनाइवेंस था अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। न्यूक्लियर पावर बनाने और न्यूक्लियर फैसिलिटी की उस दिन से शुरुआत हुई, और वहां पे अमेरिका का इंटेलिजेंस फेल हुआ जब वो आम नागरिकों की पल्स को नहीं समझ पाए, और इतना बड़ा अपहीवल हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुआ, और पूरा का पूरा ईरान जो एक समय अमेरिका का समर्थक था, पूरे पूरे उसके अपोजिट चला गया, और आज की डेट में एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है मिडिल ईस्ट में। तो शुरुआत वहां से हुई है। कहीं ना कहीं जिमी कार्टर अपने असेसमेंट में फेल हुए, इंटेलिजेंस में फेल हुए। यही गलती अमेरिका इस बार भी कर रहा है, मेरा मानना है। अगर वो मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाता है तो उसका जो इंटेलिजेंस है, अगर वो मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाता है तो डेफिनेटली वो क्या सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रहेगा, क्या ईरान की सोच वो बदल देगा, क्या वो पपेट को अगर वहां इंस्टॉल कर देता तो वो कितने दिन वहां लास्ट करेंगे, शाह जो उनके जो क्राउन प्रिंस होंगे, पहलवी, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और मेरा मानना है, जो मैं इस चीज को एज ए मिलिट्री एनालिस्ट इसको एनालाइज करता हूं, तो देखिए अमेरिका ने पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री का एक प्रेशर क्रिएट किया। बार बार ईरान रिएक्ट कर रहा, बात के लिए आ रहा है, वो पीसफुल पर्पसेस पे आ गया है आज की डेट में। कुछ अमेरिका को लीवे देना होगा जिससे कि टॉक की स्थिति बनी रहे। अगर अमेरिका स्ट्राइक के लिए चला जाता है तो वो कैसे अपना मिलिट्री या पॉलिटिकल एम को साधेगा। इसराइल जो है, आपको समझना होगा कि इसराइल चाहता है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर हो, वो पीस मील में ऑपरेशन नहीं चाहता है। पीस मील का ऑपरेशन जो जून 2025 में हुआ था, उसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई होगी, मेरा मानना है वो इस बात में हुई होगी कि अगर इस बार आप स्ट्राइक करेंगे तो इस बार इफेक्ट ग्राउंड पे दिखना चाहिए, यानी कि सत्ता बदलनी चाहिए। ईरान का आईआरजीसी और ईरानियन आर्मी को काफी हद तक न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। इसके फेवर में नेतन्याहू, और नेतन्याहू ने इसकी तैयारी क्या कर रखी, इजराइल में तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा, वो फुल्ली अलर्ट मोड में है। अमेरिका का बिल्डअप चल रहा है, अमेरिका का डिप्लोमेटिक टॉक चल रहा है। अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तो मेरा ऐसा असेसमेंट है कि 10 से 15 दिन की ये स्ट्राइक होगी लगातार। इस बार की स्ट्राइक 2 या 12 दिन में खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से काफी स्ट्रांग आने वाला है। इस बार उसकी तैयारी है, उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया है। आपका जो यूएसएस अब्राहम लिंकन, उस पर वो स्ट्राइक कर सकता है। ड्रोन का जखीरा है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इन सब का इस्तेमाल होगा, और मिलिट्री बेसिस अमेरिका के हर्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जब ये 10-15 दिन की लड़ाई में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तब मेरा मानना है कि अजरबैजान या अर्मेनिया या जॉर्डन, यहां पे कहीं ना कहीं ट्रुप्स का जमावड़ा होगा, जिससे कि नेक्स्ट लेवल पे इस स्ट्राइक को ले जा सके। तो ये पूरी रूपरेखा होती है। लेकिन ईरान भी बहुत ही स्मार्ट कंट्री है, उनके जो प्रेसिडेंट है पेजेस्कियां, वो मॉडरेट है, वो इस युद्ध को होने नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो भी बैक एंड फोर्थ की टैक्टिक्स लगा रहे हैं, वो भी टॉक के लिए जाते हैं, वो भी कुछ एग्री करते हैं, कुछ नहीं एग्री करते हैं। लेकिन जिसने पहली स्ट्राइक की, उससे ये युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है, और उसका फिर अंत नहीं है। तो ऑप्शन अभी ओपन है। अभी ऐसा नहीं कि कल अमेरिका स्ट्राइक कर देगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा। और इस बार अमेरिका जो है, उसके साथ एलाइड फोर्सेस नहीं है। उसने देखिए लीबिया को तबाह किया, उसने इराक को तबाह किया, गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, कुछ रिजल्ट नहीं निकला है। और उसके पास सबसे बड़ा लेसन है, वियतनाम में वो हारा। वो मिडिल ईस्ट की आज की डेट में मिलिट्री बेसिस तो है, पपेट कंट्रीज हैं उसके साथ, लेकिन बहुत डिसाइसिव विक्ट्री कभी नहीं दे पाया। तो अमेरिका अपनी लिमिटेशन को समझ रहा है, ज्योग्राफी को वो नहीं बदल पाएगा वहां पे, चाहे वो कुछ भी कर ले, एक डिस्टेंस पे है। लिहाजा उसको अपने मिलिट्री ऑपरेशन को इजराइल के थ्रू लगना पड़ेगा, और हो सकता है इजराइल इसमें इनिशिएटिव लेके फर्स्ट स्ट्राइक कर दे, फिर अमेरिका यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि लगातार इजराइल और अमेरिका की ही एक तरह
से जुगलबंदी नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है बार बार अलग अलग कयास हैं। जैसे ईरान और अमेरिका की तो अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध हुआ वो 4 साल होने को आए हैं, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आता। और शायद यही स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये खासतौर से अमेरिका भी इसी स्ट्रैटेजी के साथ में जाएगा कि ईरान को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दे इस युद्ध में, जितना ज्यादा लंबा खींचेगा ईरान का उतना ज्यादा डैमेज होगा और वो हो सकता है आने वाले टाइम में हथियार डाल दे। लेकिन दत्ता जी मुझे एक और बात बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ घेराबंदी करके एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ईरान को कंट्रोल करने की, लेकिन ईरान तो इस तरह के प्रेशर को झेलने का आदी हो चुका है। और वही जो एक चिकने घड़े की तरह होता है, ईरान कहता है कि ठीक है आप हमारे ऊपर प्रेशर बनाओ लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। क्या ये दबाव वाली राजनीति काम यहाँ पर करती हुई नजर आएगी? या फिर एक और दूसरी बड़ी बात, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका पहले इनिशिएट करता है हमले का, आईआरजीसी को अगर टारगेट करता है तो आईआरजीसी का एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और उसके बाद में कहा जाए और मजबूत होते हुए वहां से तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि आईआरजीसी भी ईरान की बड़ी ताकत है। हाँ बिल्कुल, देखिए ईरान जिस तरह से उसने अपने आप को संगठित किया है और जो पिछली साल युद्ध हुआ था इजराइल के साथ, उसमें उसने साबित किया है कि उसका जो कॉम्बैट पोटेंशियल है या जो उसका लॉजिस्टिक स्टेमिना है वो काफी मजबूत है। और अगर इजराइल वाला युद्ध थोड़े दिन और चलता तो शायद इजराइल युद्ध विराम करवाने की कोशिश में होता या सोचने पे मजबूर होता। दूसरी चीज ये है कि ईरान को मालूम है कि उसकी अदावत अमेरिका से है और इसीलिए उसने अपना जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको मजबूत किया हुआ है। दूसरी चीज, आपने रूसो यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आजकल जो युद्ध हैं वो 1 to 1 नहीं होते हैं, एक देश का दूसरे देश से युद्ध नहीं होता है। इसके अंदर जो पोलराइजेशन होता है या जो समीकरण बनते हैं वो युद्ध का जो मतलब उसकी जो लेंथ है या जो उसकी दिशा और दशा वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर ऑल आउट वॉर होता है तो इसमें रशिया, चाइना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ खड़े होंगे। रशिया ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि साहब उसका जो जहां न्यूक्लियर प्लांट है जो रशिया के कोलैबोरेशन से चल रहा है, उसने अमेरिका को कहा है कि साहब आप वहां कोई नुकसान पहुंचाने की अगर आपने कोशिश की तो मैं भी एक्शन लेने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो और आपने देखा करीब 8 या 10 मतलब बड़े जहाज, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान में लैंड हुए हैं। तो यकीनन उसमें कोई ऐसी चीज तो आई नहीं होगी, वो सामरिक उसमें संसाधन ही आए होंगे। तो एक और चीज जो बिल्कुल उभर के आती है, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसका जो कोलेटरल डैमेज है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वो बहुत ज्यादा होगा। और उसी बात को लेके जो बाकी के देश हैं वो नहीं चाहेंगे कि साहब ये लेटरली ये युद्ध फैले और उनके जो ऑयल एसेट्स हैं, क्योंकि देखिए ले दे के एक ऑयल ही बचा है। यूएई या इस तरह के और कंट्रीज हैं, उन्होंने तो अगला प्लान सोचना शुरू कर दिया है। टूरिज्म और इस तरह की कई इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट में आ गए हैं, लेकिन ये लोग केवल तेल पे निर्भर हैं। और अगर इस तरह का होता है, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो तेल के जो असेट्स हैं वो डिमिनिश करेंगे, कम होंगे, या अमेरिका उनको कंट्रोल करने लगेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में मिडिल ईस्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ईरान की जिस तरह की तैयारी है, देखिए ईरान के साथ जो उसके प्रॉक्सी सहयोगी हैं वो भी इसके साथ आएंगे, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो और भी, क्योंकि ये सारी तंजीमें जो हैं ये ऑर्गेनिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो अगर एक के ऊपर इस तरह का कोई आह्वान किया जाता है कि आप हमारी मदद के लिए आइए, तो वो यकीनन मतलब चाहे वो जिटर पार्टीज हों, चाहे वो वैसे कोई एक्शन लें, क्योंकि अमेरिका के लिए वो एक प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर सकती हैं। हालांकि शक्ति में दोनों देशों का कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका देखिए कहां तक और कब तक अपनी जो संसाधन है उनको स्ट्रेच करेगा। अमेरिका फिर भी अगर इनका कंपैरिजन नहीं है तो ये कहा जाए कि ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर है, डिफेंस की स्टाइल में भी, और उसका रक्षा बजट सबसे ज्यादा है, लेकिन ईरान को क्या कमतर आंकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ईरान को तो आप कम आंक ही नहीं सकते। देखिए
संसाधनों के बाद अगर किसी रण कौशल में किसी चीज की जरूरत होती है तो वो आपके हौसले की है, आपके जुनून की है, आपके जज्बे की है। क्योंकि जब आदमी के ऊपर इस तरह का कोई वर्चस्व या उसके वजूद के लिए कोई लड़ाई होती है तो वो कोई भी, चाहे वो इंसान हो या कोई देश हो, इट स्टार्ट्स पंचिंग अबव इट्स वेट। और वो बिल्कुल लास्ट डिच एफर्ट करेगा, क्योंकि इस्लामिक रजीम को मालूम है कि इस बार अगर उनका पत्ता साफ हुआ या वो बिल्कुल पद से हटे तो वो दोबारा इन सियासी गलियारों में नहीं आ सकते। तो वो बिल्कुल टूथ एंड नेल फाइट करेंगे। और चाहे वो फिदाइन अटैक हो, चाहे और न्यूक्लियर अटैक हो, क्योंकि अमेरिका का ये कहना, देखिए अमेरिका ने पहले दावा किया था पिछली साल कि साहब हमने उनके सारे संयंत्र नष्ट कर दिए हैं। अगर नष्ट कर दिए थे तो अब चिंता की बात क्या है? तो या तो ट्रम्प साहब तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखिए ना, पीसमैन जो है, पीसमैन आखिर कब क्या कह जाएं, क्या रणनीति बना दे पीसमैन, और ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ना, यही तो एक बड़ी बात है। लेकिन आलोक साहे जी, ये बात तो बड़ी दुरुस्त कही है दत्ता सर ने कि जिस तरह से बार बार मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप याद दिलाते हैं कि हमने पिछली बार जो किया था इस बार अंजाम उससे ज्यादा खतरनाक होगा। पिछली बार की जो लड़ाई थी या जो हमला था, क्या वो इतना निर्णायक था या ईरान को इतना ज्यादा इंपैक्ट करके गया क्या? क्योंकि अभी भी खुद ही आईएईई की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने तो इस बीच ये कहा जाए कि लगभग 12 परमाणु बम तैयार कर लिए हैं। क्या सच था, क्या झूठ? अब तो ये भी इस बीच भी एक बड़ा सवाल है। जी नैना जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो जून 2025 का जो आक्रमण था ईरान के ऊपर में, वो डिसिसिव नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि उस पे ईरान को बहुत ज्यादा चोट पहुंची हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, कुछ दिन के लिए वो पीछे हो गए संवर्धन के अपनी प्रक्रिया में, लेकिन अभी अमेरिका के पास जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी अगर आक्रमण वो ईरान के तरफ करता है तो देखिए होगा क्या। मैं बड़ा सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बड़ा नैरो सी रूट है, बहुत नैरो है। यहाँ पर जो बड़े जो जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इनके जेरार्ड फोर्ड या लिंकन, ये उतने बढ़िया से मैन्यूवर नहीं कर सकते वहां पे। और ईरान की अगर आप नेवी की ताकत देखिए तो ईरान के पास करीब 109 नेवल शिप्स हैं जो ज्यादातर छोटे छोटे हैं। दे बिलीव इन हाई स्पीड एंड टैक्टिकल एसेट्स। उनके पास जो सबमरीन भी हैं टोटल करीब 25 के आसपास है, जिसमें 23 सबमरीन बिल्कुल छोटे वाले हैं, और उनके पास हाई स्पीड बोट्स हैं, उनके पास फ्रिगेट्स हैं। तो ये पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, और जो इस तरह का अटैक वो अपने नेवल हाई स्पीड बोट से या शाहिद ड्रोन 139 से एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे या उनके फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर पर जब ये लॉन्च करेंगे सैकड़ों की संख्या में, तो अमेरिका के लिए बचना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हर एक एयर डिफेंस सिस्टम 100% वेव अटैक को नहीं रोक पाएगा। मिसाइल्स को अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है। तो 5 से 10% के आसपास इन केस ऑफ साल्वो अटैक मतलब एक साथ अगर 100-200 वो रॉकेट या मिसाइल लॉन्च करेगा तो उसमें 10%, 8 से 10% वो पेनिट्रेट कर जाएगा एयर डिफेंस को। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो 18 सेंटर है अमेरिका के, जो पूरे मिडिल ईस्ट में विभिन्न मुस्लिम देशों में अंदर मौजूद है, ये तो डायरेक्ट अटैक में आएंगे। ये डायरेक्ट अटैक में इनके ऊपर होगा, और ये सभी ईरान के मिसाइल्स के जद में है। और यही नहीं, ईरान के पास जो मिसाइल है वो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना रखा है। हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 जो है वो 18 मैक की स्पीड से जाता है, और जब लैंड करता है अपने टारगेट पर तो 8 मैक के स्पीड से। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसका तो अभी ट्रायल हो रहा है। अभी इजराइल ने ट्रायल किया है, वो बोल रहा है कि हाँ उसने एरो 4 का एक ट्रायल किया है कि दैट विल बी एबल टू काउंटर हाइपरसोनिक मिसाइल्स आल्सो। तो ये भी ट्रायल हुआ है। इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अटैक को रोक सके। तो काफी तबाही होगी अमेरिका की। और जब यह गनी बैग्स डेड बॉडीज आएंगे अमेरिका में तो
ट्रंप जो आज शेर बने घूम रहे हैं ना, इनकी हेकड़ी निकल जाएगी और इनका हो सकता है इनको सत्ता से भी अपनी त्यागनी पड़ जाए। तो अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। न सिर्फ ये बात होगी, न सिर्फ अमेरिका का टैक्टिकल बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरह का दबाव बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% पूरे विश्व का तेल वहीं से निकलता है। जितने भी मुस्लिम कंट्री है वहां के जो प्रो यूएस है, जो यूएस के समर्थन में है, उनका भी तेल वहीं से निकलता है, वो सारा रुक जाएगा। एरियल रूट्स ऑलरेडी रुके हुए हैं, जिसके ऊपर उनका पूरा ट्रेड एंड टूरिज्म जो है, बहुत सारे कंट्री जो है मुस्लिम कंट्री वहां पे जैसे यूएई वगैरह है, वो टूरिज्म पे बेस्ड उनकी इकोनॉमी है। तो लंबे समय तक अगर हवाई यातायात बंद हो जाएगा वहां पे, तो ये सारे देश की हालत खराब हो जाएगी। तेल भी निकलना बंद हो जाएगा, वायु यातायात भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा उनके पास ऐसा कोई सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो अपना बचाव अकेले कर पाए। और अमेरिका अपने क्षेत्रों में अपने एसेट्स को बचाएगा कि उनके पूरे देश को भी बचाएगा। तो अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि चोट बहुत बुरी तरह उसको लगेगी, इसीलिए वो उपाय ढूंढ रहा है कि किसी भी तरह से अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो इस सारे समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सत्ता परिवर्तन अमेरिका जरूर चाहता है, उसकी बड़ी साजिश एक तरह से रही है, लेकिन ईरान बार बार यही कहता है ना कि ये 1953 वाला वक्त नहीं है, अब तो हालात बहुत ज्यादा बदलते हुए नजर आते हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, एक और बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रखे हैं, दबाव बनाने की कोशिश करें और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई डील हो गई तो हालात ठीक है, फियर इज पावरफुल मोटिवेटर, इस वाली क्या यही एक तरह से डील दिलाएगा, या फिर इसी डील और इसी दबाव वाली राजनीति में या दबाव इस पूरे माहौल में अब ईरान के साथ में रशिया और चाइना को भी समर्थन करने का मौका मिल जाएगा, जो अभी होता हुआ नजर आता है, और ईरान की स्थिति और मजबूत हो जाएगी? देखिए नैना जी, जैसा कि अभी तक हमने डिस्कशन किया, उससे बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो दोनों ही पक्षों को उसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अमेरिका भी जाहिर है कि भारी हमले की जो है जद में आएगा, और इसका जो इजराइल है उसको काफी बड़ी क्षतियां उठानी पड़ सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक पाना अभी इजराइल के भी बस की बात नहीं होगी। और जैसा कि एक जून के समय में, और शायद मुझे लगता है अमेरिका खुद बचना भी चाहेगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस हैं और ऐसी कोई भी छवि अपने ऊपर शायद ना लेना चाहे वो। जी, लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का ईरान के विरुद्ध जो एक बिल्डअप है, एक जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है, वो जारी रहेगा। और देखिए, ईरान के संदर्भ में अमेरिका का जो एंड गोल है वो रिजीम चेंज का है, और इजराइल का भी यही एंड गोल है कि वो अल्टीमेटली वो रिजीम चेंज कराना चाहते हैं। और इस रिजीम चेंज को कराने की प्रक्रिया में वो एक पेशेंस से भी काम ले सकते हैं। अमेरिका एक लंबे समय तक वहां पर अपना प्रेजेंस बना करके रख सकता है, और अमेरिका जाहिर है कि वो जो एक प्रेशर उसने बनाया है वो इस सोच के साथ बनाया है कि ईरान की जो आंतरिक जो स्थितियां जो अस्थिर दिखाई देती हैं, चाहे वो आर्थिक स्थितियां हो, चाहे वो सामाजिक स्थितियां हो, और जो ईरान के अंदर की जो फॉल्ट लाइन्स हैं जो कि गहरी होती जा रही हैं, वो और अधिक गहरी हो, और अधिक ईरानियन रिजीम क्रम्बल करे अंदर से, इंटरनली जो इसके इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है वो और अधिक गहरे हो, और ये रिजीम जैसे कमजोर पड़े वैसे वैसे अमेरिका को और अधिक मौका मिलेगा। तो अमेरिका मेरे असेसमेंट के मुताबिक कोई फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं जाएगा, लेकिन अमेरिका प्रेशर बना करके रखेगा। और ऐसे में नैना जी, मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो बेस्ट जो इसका आउटकम अभी के सिचुएशन में यही हो सकता है कि ईरान एक डील के लिए तैयार हो जाए। और ईरान यदि डील के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम पे और टेररिज्म को और टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने के प्रोग्राम पे अंकुश लगाता है, लगाम लगाता है, तो ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए भी यही सबसे अच्छा और बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। और मेरे ख्याल से जो अमेरिका और इजराइल भी इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे। और इसी तरीके का एक बिल्डअप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया था। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को मजबूर कर दिया था कि वो ईरानियन JCPOA जिसकी आपने चर्चा की, उसको ईरान मान गया था। तो उसी तरीके से चूंकि उसमें 2 शर्तें और जोड़ दी गई हैं बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम की और टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की,
तो उसको भी ईरान को मान लेना चाहिए। ईरान यदि ऐसा करता है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो अपने रेजिम को की लॉन्जेविटी को इंश्योर लेकिन कर सकता ईरान है। क्या मानेगा? क्योंकि ईरान ने भी शर्त के बदले एक शर्त रख दी। उसने कहा कि भाई मैं यूरेनियम संवर्धन को लिमिट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसको हटा लिए जाए। दरअसल मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं, ये कहा जा रहा है कि डॉलर का भी एक बड़ा गेम है ये, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार ये देखा जा सकता है कि किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में ईरान को एक तरह से ढकेल दिया शरदेंदु जी, और पिछले कुछ वक्त में एक बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ा। वैसे तो हमेशा खासतौर से अगर हम ईरानी करेंसी की बात करें तो वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डाउन है डॉलर के मुकाबले, और अमेरिका की तरफ से जो तमाम सैंक्शंस लगाए गए हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान को तमाम व्यापार के तौर पर भी कट ऑफ करने के लिए, तो वहाँ पर स्थिति तो और ज़्यादा चिंताजनक है। और डोनाल्ड ट्रंप जी अपनी करेंसी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जी संजीव जी, बात पूरी। बस एक बात मैं उसमें ऐड कर देना चाहता हूं कि यदि ईरान डील के लिए तैयार हो जाता है और वो पूरी तरीके से उसको बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को गिव अप करने का, मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए तैयार होगा, लेकिन यदि उसको लिमिट करने के लिए तैयार हो जाता है, टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की उसकी नीति है उसमें वो लिमिट करने के लिए तैयार होता है, तो उसके ऊपर सैंक्शंस भी जरूर हटेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। JCPOA के बाद अमेरिका ने भी सैंक्शंस हटाए थे, और जय है कि अगर इस डील के लिए वो तैयार होता है तो सैंक्शंस उसके ऊपर हटेंगे। ठीक है जी। शरदेंदु जी, क्या ऐसी परिस्थिति? देखिए, मेरा मानना है कि जी इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप बात करते हैं तो जो ईरान के जो हालत हुई है, जो इन्फ्लेशन हुआ, जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम, जिस तरीके से हुजूम सड़कों पे आए, इन सब के लिए फेयरली आप एक नेशन को रिस्पॉन्सिबल बता सकते हैं, वो है अमेरिका। यूएस ने देखिए जिस तरीके से उन्होंने सैंक्शन लगाए, जिस तरीके से उनके करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ, जिस तरीके से चीजों की क्राइसिस हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को और भड़काया है और उनको ईरान के सत्ता के खिलाफ उकसाया है, उसमें सिर्फ अमेरिका और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद और इजराइल का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। ये ईरान की ये स्थिति नहीं थी। ईरान एक अपने प्री डिसाइडेड पाथ पे काम कर रहा था और इसमें इग्निशन में आग लगाने की कोशिश अमेरिका ने की है। अब अमेरिका देखिए, आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलते हैं उसको लोग उतने सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो बार बार अपने बयानों से बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके मेन फ्रेम में उनको रखें कि उनकी मंशा क्या है, तो मंशा सिर्फ एक है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर का जो फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर डील जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में कैंसिल की थी, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो, क्योंकि वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है। 60% यूरेनियम इनरिच कर रखा है और वो वेपन ग्रेड में कभी भी कन्वर्ट कर सकता है। और जब वेपन ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजराइल को इससे डायरेक्ट खतरा होता है और अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस इसके रेंज में और इफेक्टेड होते हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि ये जो फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर का जो प्लान है, उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। बाकी तो उसकी जो डिमांड है वो एड ऑन है। जब आप कोई डिमांड लिस्ट बनाते तो आपने न्यूक्लियर फ्लैश रखकर और साथ में आपने बैलिस्टिक मिसाइल को लिमिट करो और आपने हूती हमास को फंडिंग मत करो और अपने जो प्रोटेस्ट करने वालों को आप कैसे डील करेंगे उसका भी डिक्टेशन अमेरिका दे रहा है। तो ये सब तो फिलर पॉइंट है, बेसिक इशू उनका न्यूक्लियर है। तो ईरान को उसमें समझदारी से काम लेना चाहिए, न्यूक्लियर पे बात करें। मैं हर बार बोलता हूं कि पीस की आप बात करते हैं लेकिन नो फर्स्ट यूज की भी आप बात करिए। अगर आप वेपन बना नहीं रहे तो आपको नो फर्स्ट यूज बोलने में कोई नहीं जाता है। हिंदुस्तान ने भी नो फर्स्ट यूज की बात की थी, ईरान को भी उस लाइन पे सोच के नो फर्स्ट यूज का ऑफर देना चाहिए, जिससे कि इजराइल को एक तरीके का एश्योरेंस मिले कि उसके ऊपर फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर की नहीं होगी। उसके भी सिक्योरिटी कंसर्न जो इजराइल के वो भी उस काफी हद तक कवर होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इजराइल थोड़ा ओपन अप करे और ओपन अप के साथ जो चीजें सब्जेक्टिव हैं उस पर एग्री करने में कोई नहीं जाता। आप एग्री कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टर्स के साथ आपका व्यवहार आप कैसे डील करेंगे उसको मानने में क्या जाता है। आप मान लीजिए अल्टीमेटली इट इज योर इंटरनल मैटर, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और मोर सो इट इज ईरानियन, आपके लोग हैं, आप उनके ह्यूमन राइट्स, उनके अधिकारों को और उनके ऊपर ज्यादा लिबरल रहेंगे तो आपकी तरक्की, आपका ये लोगों में पहुंच बढ़ेगी। तो इस तरीके की चीजों में मानने में लेकिन एक चीज है, अमेरिका ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप हर चीज को अगर मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इतने बड़ा मिलिट्री का जमावड़ा उसने किया, इतने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए जॉर्डन में, आपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इस रीजन में मूव कर दिया और एक ऑलरेडी पहुंच रखा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कुछ रिजल्ट अमेरिका चाहेगा।
इन अ बेसिक टर्म अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका वो रिटर्न लेगा। एक तो आपको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया, अब वो मिलिट्री के स्ट्राइक करेगा। बिल्कुल सर, तो मेरा कहने का मतलब कि अगर डील होती बहुत अच्छी बात है, कुछ ऐसी कंडीशन अमेरिका ने लगा दी कि जिससे ईरान जो है एग्री ना करे। हाँ। एग्री नहीं करेगा तो लेकिन सर, अल्टीमेटली यहाँ पर स्ट्राइक मुझे होगा। एक और ये बात है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका खुद भी किस तरह से बड़े तनाव में है, बड़े दबाव में है, वहां पर खुद भी मंदी का दौर है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी नीतियों और निर्णयों की वजह से बड़े विवादों में भी हैं, मिड टर्म इलेक्शंस भी सर पर हैं और इतना एक तरह से आपने कहा कि बड़ा खर्चा अगर कर दिया है तो वो खर्चे को वसूलेंगे भी। लेकिन दत्ता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप भी खासतौर से, क्योंकि वो कह रहे भाई इन शर्तों को मानो डील हो जाए, लेकिन क्या ईरान ऐसे ही मान जाएगा? वो भी तो डील के बदले अपनी कुछ शर्तें रख रहा है। तो क्या अमेरिका भी उनकी डील को स्वीकार करने की तैयारी में है क्या, या फिर सिर्फ दबाव ही बनाता जाएगा, बातों की ही बात होगी और सिर्फ जंगी बेड़ा ही बढ़ाया जाता रहेगा? देखिए, अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के साथ एक काइनेटिक ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो। तो कैसे नेगोशिएशन की कंडीशन में है दोनों? नेगोशिएशन की कंडीशंस उन्होंने रखी हैं। देखिए, ईरान ने एक बड़ा अच्छा उनको ऑफर दिया है कि साहब 2 कंडीशंस वो मानने को तैयार हैं, और अगर वो गाइडेड मिसाइल वाले जो पॉइंट है उस पे अगर वो राजी हो जाते हैं तो ईरान का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। आप देखिए, रूस और यूक्रेन वॉर में क्या हुआ। रशिया ने, जो जेलेंस्की से पहले प्रेसिडेंट थे, उनके साथ एक करार किया कि आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। वही चीज यहाँ दोहराई जाएगी। ये तो एक तरह का र्यूज है जो ट्रंप साहब फेंक रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गाइडेड मिसाइल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया या रेस्ट्रिक्ट कर लिया या रेगुलेट कर लिया तो उसकी जो रिसोर्सेज और रीच है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इजराइल भी वहां सेफ हो जाएगा, अमेरिका के भी काफी बेसिस सेफ हो जाएंगे। तो अमेरिका के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। प्रॉक्सी जो उसके लड़ाके हैं, अगर उनको भी वो उनका साथ देना छोड़ दे तो अमेरिका। अच्छा, दूसरी बात, ये सब अचीव भी कर लिया जाए तो क्या आप अमेरिका को इतना शरीफ समझते हैं कि साहब अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता रहेगा? फिर भी वहां तख्ता पलट की जो मतलब प्रयास हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगे। जी। तो अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईरान को एक स्टिफ, देखिए, ईरान ने फर्मनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि साहब मैं नेगोशिएटिंग टेबल पे आना चाहता हूं। उसने अपने जो न्यूक्लियर जो जौहरी उसके प्रकरण थे उनको, उसका इंस्पेक्शन पिछली बार कराया था। लेकिन अमेरिका तो साहब अब मतलब ट्रम्प साहब तो वो कहते हैं ना कि जैसे बुजुर्ग आदमी बच्चा हो जाता है, वो उसी तरह बिहेव कर रहे हैं कि नहीं साहब अब ये खेल नहीं होगा। तो ये सब चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या एक जो स्ट्रेटेजिस्ट है, क्योंकि अगर वो एक स्टेट्समैन का दर्जा अपने आप को दिलवाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा विवेकपूर्ण बातें करनी पड़ेगी। उनको ऐसी बातें करनी पड़ेगी जो दुनिया के या विश्व के, देखिए सबसे ज्यादा अशांति तो इन्होंने फैला रखी है। अगर नोबेल प्राइज कोई अशांति के लिए मिले तो यकीनन ट्रंप उसको हैंड्स डाउन जीतेंगे। सर, मुझे लग रहा है कि यही बात है कि वो बखूबी जानते हैं कि वो पीस, ये नोबेल पीस प्राइज तो पा नहीं पा रहे, मिस्टर पीस मैन का वो तमगा तो ले नहीं पा रहे। कम से कम कुछ और शायद अपने देशवासियों के लिए शायद कुछ कर जाएं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं ना। एक तरफ करो या मरो वाली बात है, नोबेल पीस प्राइज भी पाना है, लेकिन ये कहा जाए कि अपने जनता को जवाब भी देना है कि उन्होंने कुछ किया है, खासतौर से अपनी डॉलर को मजबूत करने के लिए। वेल, देखने वाली बात है कि सिर्फ धमकियों का दौर चलेगा या नेगोशिएशंस होंगे, और क्या ये कहा जाए कि डील आगे आने वाले वक्त में होगी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।